हमारी जो अंग्रेज शिक्षा है उसका असर है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति धीरे धीरे हमारे देश से विलुप्त होती जा रही है, जो हमारी देखा जाए देश के लिए बहुत ही लंबे समय में घातक सिद्ध होगा। और मैं समझता हूँ पढ़ाई लिखाई करती नहीं तो अपनी संस्कृति को भूल जाए, शिष्टाचार को भूल जाए। शिष्टाचार बहुत जरूरी है कि अगर दूसरे की बेटी आपके घर में आती है तो उसको भी अपनी बेटी के समान ही समझना चाहिए। शादी को शादी के रस्मों रिवाज के साथ निभाए, न कि ये जो तमाम लाव लश्कर है वो करे। कहीं न कहीं पारिवारिक विघटन का कारण इसको भी मानते हैं। पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, उसमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी होता है, वो पैसे से नहीं चलते हैं। तो मैं समझता हूँ जहाँ एक रिश्ता है उस रिश्ते को रिश्ते की तरह से निभाना चाहिए, वहाँ ईगो नहीं आना चाहिए। और सरोज हॉस्पिटल जिसने बनाया, उनकी बेटी का भी दहेज की वजह से मर्डर किया गया था। उस बेटी की याद में उसके बाप ने सरोज हॉस्पिटल बनाया। बहुत ज़्यादा धन की डिमांड की जाती है, मेरा तो मानना है वहाँ लड़की को नहीं देना चाहिए, क्योंकि धन से कभी भी किसी की लालसा पूरी नहीं होती है। एक सिर्फ पैसा ऐसी चीज़, जितना पैसा आता है उतना लालच बढ़ता है, वहाँ कभी भी वो उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। कुछ चंद दिनों में ही बहू का ये प्रश्न आता है, प्रस्ताव आता है कि हम अलग रहेंगे। बड़े बुजुर्ग जो अपेक्षित होते हैं कि घर में बहू आएगी तो खासकर देख रेख होगी, उनके सपने को मृत प्राय किया जा रहा है। ऐसा कैसे? मतलब ये हमारी देखा जाए एक सामाजिक बुराई है जिससे लोग अपने को निकाल नहीं पा रहे, और उसका बहुत बड़ा रोल है मेरे ख्याल एजुकेशन का, कि एजुकेशन प्रॉपर न होने की वजह से, कानूनी जानकारी न होने की वजह से ये सब हो रहा है। किस दिशा में जा रहा है समाज और इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, इनको रोकने के लिए समाज को और सरकार को कितना आपसी भागीदारी के साथ आगे आना चाहिए? देखो, सरकार तो अपना काम कर रही है। सरकार का काम है कि किसी चीज में सुधार करने के लिए कानून बनाना। चलें, घर पर आप एक सिंपल हो जैसे बाकी लोग, जब ये भावना अगर आपके अंदर आए तो किसी प्रकार का कोई विवाद घर पर होगा ही नहीं। सिविक सेंस सेल्फ से आता है। सिविक सेंस कोई किसी को सिखा नहीं सकता है। जब धारा 370 कश्मीर से हटा सकते हैं तो ये तो छोटी सी बात है दिल्ली के लिए। मेरा ख्याल दिस इज जस्ट लाइक ए ड्रॉप इन द ओशन। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र की बुनियाद में। मैं हूं गणेश यादव। मैं अपने एपिसोड के तहत प्रत्येक कार्यक्षेत्र के सिद्धस्त महानुभावों से मिलता हूं। सामाजिक मुद्दे हो या राजनीतिक मुद्दे हो या हो शैक्षणिक मुद्दा, तमाम विषयों को लेकर के उनसे बड़ी बेबाकी से चर्चा करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार उनका पक्ष क्या है, वो किस नजरिए से इन विषयों को देखते हैं। आज ऐसी शख्सियत जिनके व्यक्तित्व को कागजों के पन्ने में समेटना बहुत ही मुश्किल है, ऐसे शख्सियत को आप न तो कागज के पन्नों में समेट सकते हैं, न ही कैमरे के रील में उतार सकते हैं। ऐसी शख्सियत डॉक्टर एस.एल. सागर जी हमारे समक्ष मौजूद है। आज इनसे जानना चाहेंगे कुछ सामाजिक विषयों जिनको लेकर के समाज तितर बितर हो रहा है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र की बुनियाद में। नमस्कार जी। सर, आज का बहुत बड़ा समसामयिक विषय है, परिवार जो है वो विघटन की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार पहले होता था कि एकजुट परिवार विशाल का वृक्ष के समान होता था, आज वो कहीं ना कहीं तीतर बितर हो रहा है। इस पे आपका क्या पक्ष है? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? एक्चुअली जो परिवार कई भागों में बट रहे हैं उसका कारण मैं समझता हूँ, जब से हमारे देश में मोबाइल आया है तो लोग मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं। अगर एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो पहले मकान भी छोटे हुआ करते थे, तो परिवार के सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे, एक जगह खाना बनता था। आज स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। अगर किसी के मान लीजिए 3 बच्चे हैं, वाइफ हस्बैंड हैं, तो उन बच्चों के भी बेडरूम अलग होंगे, माँ बाप का एक होगा, ड्राइंग रूम अलग होगा। तो बच्चे खाना खाते वक्त भी मोबाइल पर बिजी होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ बात करने का समय नहीं है, जिसकी वजह से दूरियां बढ़ती जा रही। और परिवार देखा जाए, परिवार न रह के एक अजनबियों की तरह एक मकान में रह रहे। एक घर होता है, एक मकान होता है। तो घर देखा जाए खत्म हो रहा है
और वो मकान में परिवर्तित हो रहा है, जो बहुत ही बड़ी एक देखा जाए हमारे देश की स्थिति बहुत दयनीय है, जिस पर सरकार को सोचना चाहिए और बल्कि परिवार के मुखिया को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के साथ समय बिताएं, इंटरैक्ट करें, क्योंकि हमारे जितने भी सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं धीरे धीरे मोबाइल स्क्रीन तक सीमित रह गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, ब्लड प्रेशर हो रहा है, शुगर हो रही है। और जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी का एक्सचेंज होता है, बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियों से हम अपने को मुक्त रख सकते हैं। सर, बहुत अच्छी बातें आपने कही कि परिवार कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस दिशा में परिवार जा रहा है। अक्सर पहले ये हुआ करता था कि बच्चे, चाहे युवक हो या युवती हो, जब अपने शिक्षा के दरमियान हो या कार्य क्षेत्र में नौकरी पे जब जाते थे तो अपने बड़ों को नमस्ते करके, चरण स्पर्श करके निकलते थे। लेकिन वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है हाय हेलो का जमाना है। जी। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आने वाले समय में और स्थिति बद से बदतर हो जाए? ये देखो, हमारी जो अंग्रेज शिक्षा है उसका असर है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति धीरे धीरे हमारे देश से विलुप्त होती जा रही है और हम पाश्चात्य संस्कृति में अपने जीवन में उतार रहे हैं, जो हमारी देखा जाए देश के लिए बहुत ही लंबे समय में घातक सिद्ध होगा, क्योंकि हम अपने पुराने संस्कारों के भूल जाएंगे अगर विदेशियों को अपना लेंगे। हर सरकार की इच्छा होती है कि अपनी मातृभाषा में ऑफिस का काम करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कोई भी सरकार आए वो नहीं चाहती है कि शिक्षा में हम अपनी भाषा का इस्तेमाल करें। मैंने उत्तर प्रदेश में ज़रूर देखा, अभी भी अलग न्यायालय है, वहाँ हिंदी में काम होता है, लेकिन दिल्ली में चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सारा अंग्रेजी में ही काम होता है। और उसकी वजह से जो हमारे ये हाय हेलो की बातें हैं वो हम लोग जनरली मोबाइल से सीखते हैं, टेलीविज़न से सीखते हैं। और हमारे माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को अगर घर पर कोई आता है वो संस्कार दें, कोई बड़ा आता है तो उसके पैर छुएं या हाथ जोड़ के नमस्ते करें और हाय हेलो ना करें, क्योंकि सब चीज़ें घर से शुरू होती हैं। बच्चा जब जन्म लेता है, खान पान की आदतें उसकी माँ डालती है या उसके पिताजी डालते हैं कि किस तरह के उनसे एटिकेट्स हों, किस तरह के मैनर्स हों, किस तरह से बड़े लोगों का आए तो उनका स्वागत करें। वो चीज़ें घर से आएंगी, बाहर से कहीं नहीं आएंगी, तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। और मैं समझता हूँ पढ़ाई लिखाई का अर्थ ही नहीं होता अपनी संस्कृति को भूल जाए, शिष्टाचार को भूल जाए। शिष्टाचार बहुत ज़रूरी है। मैं देखा अगर किसी भी ऑफिस में आप जाए, किसी हायर ऑफिशियल से मिलेंगे, बहुत ढंग से बात करते हैं। ये स्थिति पुलिस थानों की है, अगर वहाँ एक नीचे सिपाही से बात करें उसका बिहेवियर और एक एसएचओ एसीपी या डीसीपी के बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अब चीज़ें हमें संस्कारों से मिलती हैं, इसके लिए कोई जिम्मेदारी, हम खुद जिम्मेदार है, हमें अपने में सुधार लाना चाहिए और बच्चों को उस तरह से मोटिवेट करना चाहिए। सर, एक और चीज देखने को मिला है कि हम अपेक्षा तो रखते हैं कि बहू सुसंस्कारी आए, लेकिन घर में जब बिटिया होती है तो हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी उसी रूप में ढाल करके जिन घर में जाए वही संस्कार हो जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। इस दिशा में आपका क्या विचार है? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और ये बहुत प्राचीन काल से चला रहा है कि अगर दूसरे की बेटी आपके घर में आती है तो उसको भी अपनी बेटी के समान ही समझना चाहिए। लेकिन सास बहू की कहानी बहुत पुरानी है, मेरे ख्याल आदिकाल से चली आ रही है। इसी तरह से नंद और भाभी का भी मसला चला आ रहा है, जो अभी तक शायद ख़त्म नहीं हुआ। तो परंपरागत चीज़ें हैं, इनको दूर होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन सोच को चेंज करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ा लिखा समाज इसको ज़रूर अपने जीवन में उतारे और किसी दूसरे की बेटी आके आपके घर में आती है तो उसको अपनी बेटी से ज़्यादा उसको सम्मान दें। ठीक है, उसका किसी चीज़ को समझने की कोशिश करें, तंग न करें। लेकिन मैंने देखा है आए दिन कुछ को दहेज के मुकदमे भी होते हैं, तंग भी किया जाता है, केसेस भी किए जाते हैं।
तो मेरा ख्याल सामाजिक बुराई है, इसको दूर करने के लिए हमारा समाज खुद ही जिम्मेदार है। और समाज वास्तव में पढ़ा लिखा समाज अगर इस चीज़ को गंभीरता से ले तो इससे भी निदान मिल सकता है, जो आज के समय की ज़रूरत है। क्यों हर आदमी को हमारी सरकारें भी 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन ला रही हैं। किसी वक्त सती प्रथा थी, वो ख़त्म हो गई है। तो मैं समझता हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। इंसान सब बराबर है, चाहे आदमी हो या औरत हो। और औरत का दर्जा क्यों लक्ष्मी के रूप में जब घर पर आती है, मैं समझता लक्ष्मी का आगमन हुआ था, तो उसका हमें आदर सत्कार करना चाहिए, पूरा सम्मान देना चाहिए। और लक्ष्मी के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। और हम समझते हैं उनके साथ किसी तरह का अभद्र व्यवहार करके या उनको सम्मान न देकर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नहीं। तो उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है और समाज को खुद सुधार करने की आवश्यकता, मेरा यही संदेश है। आजकल एक चीज देखने को मिलता है सर, अक्सर शादियों में चकाचौंध भरी चीजें। एक तो अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है, चाहे सामने वाला जो परिवार है वो सामर्थ्यवान हो ना हो, अपेक्षाएं बढ़ गई है। और वो अपेक्षा सार्थक हो ऐसा जरूरी नहीं है, निरर्थकता की ओर कदम बढ़ रहा है। महंगी गाड़ी चाहिए, महंगे जगहों पे शादी होनी चाहिए, महंगे महंगे वस्त्र चाहिए। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि शादी को शादी के रस्मों रिवाज के साथ निभाए, न कि ये जो तमाम लाव लश्कर है वो करे? कहीं ना कहीं पारिवारिक विघटन का कारण इसको भी मानते हैं। एग्जैक्टली देखो, जहाँ ज़्यादा पैसे की लालसा होती है, दिखावा की लालसा होती है, तो वहाँ कभी आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ एक देखा जाए पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, उसमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है। वो पैसे से नहीं चलते हैं, ना एजुकेशन से चलती हैं। मैंने बहुत देखा, बहुत पढ़े लिखे बच्चे जैसे आईएएस हुए, आईपीएस हुए, आपस में शादियां कर लेते हैं। वहाँ ईगो क्लैश होता है, जिसकी वजह से उनमें कुछ दिनों के बाद फैमिली डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ जहाँ एक रिश्ता है, उस रिश्ते को रिश्ते की तरह से निभाना चाहिए, वहाँ ईगो नहीं आना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो पाता है, और इसी वजह से जहाँ तक देखा जाए बहुत करोड़ों रुपए खर्च करके बच्चों के लोग शादियां करते हैं। वहाँ एक्सपेक्टेशंस भी बहुत लड़के वालों की बढ़ती हैं। दहेज प्रथा खत्म होना चाहिए, और दहेज का हम विरोध करते हैं। ये हमारे देश की देखा जाए सरकारें भी चाहती हैं, लेकिन हमारा समाज उससे अपने को अलग नहीं कर पा रहा है। यहाँ आपने देखा होगा रोहिणी में सरोज हॉस्पिटल है, और सरोज हॉस्पिटल जिसने उन्होंने बनाया, उनकी बेटी का भी दहेज की वजह से मर्डर किया गया था। उस बेटी की याद में उसके बाप ने सरोज हॉस्पिटल बनाया। हालांकि चैरिटेबल हॉस्पिटल रहने की चैरिटेबल ना रह के आज वो भी कमर्शियल हो चुका है। तो मतलब जहाँ देखा जाए बहुत ज़्यादा धन की डिमांड की जाती है, मेरा तो मानना है वहाँ लड़की को नहीं देना चाहिए, क्योंकि धन से कभी भी किसी की लालसा पूरी नहीं होती है। एक मैंने देखा था माल्थस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा है कि एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी हर जगह लागू होता है। जैसे आपको भूख लगी, 2 रोटी 2 की जगह 3 खा लोगे, उसके बाद आपकी इच्छा नहीं होगी। एक सिर्फ पैसा ऐसी चीज़ है, जितना पैसा आता है उतना लालच बढ़ता है। वहाँ कभी भी वो उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है, जिसकी वजह से देखा जाए हम अपने वास्तविक जो हमारा मनुष्य का रूप है उससे हम अपने को अलग कर रहे हैं। और पैसे के लालच में इतने ज़्यादा पड़ गए हैं कि इंसान इंसान को नहीं समझता है, और जिसकी वजह से डिफरेंसेस समाज में बढ़ते जा रहे हैं। आरएसएस का एक नारा है समरसता का। समरसता का मतलब हम सब जैसे एक समाज में रहते हैं, एक ही समान है, उसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है। लेकिन एक कहने में बड़ा आसान लगता है, हम उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते। अगर उतार लें, अपने बच्चों को नहीं कहते हैं भाई आप भेदभाव मत करो। आरएसएस के मैंने 2-3 कैंप अटेंड किए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि जहाँ सोसाइटी में आप रहते हैं, तो मैंने वहाँ भी ये प्रश्न किया था कि हम सिर्फ यार बातें करते हैं, बातें करने के बाद कितने लोग उसको अपने जीवन में उतारते हैं। हमारे बच्चे यहाँ पर बेचारा सफाई कर्मचारी आता है, सिक्योरिटी गार्ड है, उनको इंसान ही नहीं समझते, जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या उससे सुधार होगा? तो हमें तो कहने का मतलब किसी दूसरे को उपदेश देने के बजाय पहले तो अपने जीवन में उतारना चाहिए। अपने बच्चों को उस तरह से समझाना चाहिए, बताना चाहिए
तब हम दूसरे को सुधार की बात करते हैं। लेकिन उपदेश देना बड़ा आसान है, उसको अपने जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल है। तो इस सबको हम समझते हैं सिर्फ दूसरों को कहने से कुछ नहीं होता। जैसे मैं मानता हूँ किसी चीज़ों को, आप भी माने, आपके साथ बाकी समाज के लोग माने, चेष्टा करनी चाहिए तो धीरे धीरे सुधार होगा। और ये बहुत ही बड़ी देखा जाए एक हमारे समाज की बुराई है। मैंने ऐसी भी शादियां अटेंड की मेरे रिलेशन में जहाँ हाईली एजुकेटेड बच्चे थे और उन्होंने एक पैसा नहीं लिया, दे आर लिविंग हैप्पीली टुडे। जहाँ बहुत ज़्यादा दहेज की डिमांड होती, लंबी गाड़ी चाहिए, मर्सी चाहिए, मकान चाहिए। आजकल एक परंपरा और चली है कि भाई लड़का अगर लड़की है तो माँ बाप चाहते हैं उसको हम मकान भी लेकर दे दें, गाड़ियाँ भी लेकर दें, मतलब वो कुछ करे ही नहीं। तो उससे बच्चे भी देखा जाए निठल्ले होते जाते हैं। वो कह रहा मुझे करने की ज़रूरत क्या है। मैं समझता बच्चे को पढ़ा लिखाना माँ बाप की जिम्मेदारी होना चाहिए, बाकी चीज़ें उसके ऊपर छोड़ना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर, हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर बने। तो मैं समझता आत्मनिर्भरता की तरफ उनको ले जाने के लिए ये भी एक देखा जाए एक फार्मूला ऐसा होगा जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकेंगे। और हम अगर फैसिलिटी के बाद फैसिलिटी देते रहेंगे तो शायद आने वाली जनरेशन कभी आत्मनिर्भर के बारे में ना सोचेगी, ना बन पाएंगे। मेरा मानना तो ये है। सर बड़ी अच्छी बातें कही आपने कि उपदेश देना आसान है, हम्म, उसको आत्मसात करना हम्म, उतना ही मुश्किल है। आजकल देखने को मिल रहा है कि वैसे ही परिवारों में संख्या बल कम होने लग गया है। पहले लोगों के घर में 3-3 4-4 बच्चे हुआ करते थे, अब तो एक पे आ गए हैं। जहां दो भी है वहां सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि बेटे की शादी हुई नहीं, कुछ चंद दिनों में ही बहू का ये प्रश्न आता है, प्रस्ताव आता है कि हम अलग रहेंगे। ये सामाजिक विघटन किस दिशा में ले जाएगा और इससे हमारी जो संस्कृति है, खासकर उन बड़े बुजुर्ग जो अपेक्षित होते हैं कि घर में बहू आएगी तो खासकर देख रेख होगी, उनके सपने को मृत प्राय किया जा रहा है। ऐसा कैसे? अभी 2 दिन पहले बहुत है बसंत बिहार का मैं देखा, पान मसाले वाले की बहू ने सुसाइड किया है। और वो शायद उसकी लड़की की मदर ने पुलिस में एफआईआर की है। उसमें यही लिखा है इसको बहुत ही ताड़ना दी जा रही थी, तंग किया जा रहा था। 15 साल शादी हुए, 2 बच्चे भी है, उसने सुसाइड किया है। तो मतलब ये हमारी देखा जाए एक सामाजिक बुराई है जिससे लोग अपने को निकाल नहीं पा रहे। और उसका बहुत बड़ा रोल है मेरे ख्याल एजुकेशन का, कि एजुकेशन प्रॉपर न होने की वजह से, कानूनी जानकारी न होने की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन जहाँ देखा जाए शिक्षा अच्छी खासी माँ बाप को भी है, बच्चों को भी है, तो वहाँ ये सब चीज़ें घटित नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ भी हो रही हैं। तो मैं देखा जाए हमारी मानसिकता अभी भी वही है जो आज से 100 साल पहले थी। उस मानसिकता को कैसे चेंज करेंगे वो हम कोई दूसरा नहीं सिखाएगा, उसके बारे में हमें खुद आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। और जब आत्मचिंतन करके ये महसूस करेंगे हम कहीं न कहीं गलत हैं और दूसरे का बच्चा भी वैसा ही जैसा हमारा बच्चा है, तो जब वो भावना आंतरिक रूप से जागृत होगी तब शायद इससे हम अपने को अलग कर पाएंगे। और जब तक वो नहीं आएगी तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और समाज जिस दिशा में जाना चाहिए वहां जाने से वंचित रह जाएगा। सर एक सबसे बड़ी समस्या आज समाज में उत्पन्न हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को धूमिल कर रहा है। 10 शादियां अगर होती है उसमें से आज 8 रिश्ते टूट रहे हैं। किस दिशा में जा रहा है समाज और इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा? इनको रोकने के लिए समाज को और सरकार को कितना आपसी भागीदारी के साथ आगे आना चाहिए? देखो सरकार तो अपना काम कर रही है। सरकार का काम है कि किसी चीज में सुधार करने के लिए कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाने के बाद जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, पुलिस या प्रशासन, अब उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं जिसकी वजह से कई चीजें नहीं हो पा रही। जज की कुर्सी बैठ के सब फैसला दे देने से काम नहीं हो जाता। अभी शायद आपने देखा होगा कि दिल्ली में कुत्तों की बहुत जबरदस्त समस्या है। हमारे विजय गोयल जी उन्होंने बहुत पहल की थी कि भाई इसको किसी से किया जाए, लेकिन मेनका गांधी जी उसका विरोध कर रहे हैं कि डॉग लवर्स हैं और कुत्तों को भी उसी तरह से हम सम्मान देंगे
जिस तरह से एक इंसान इंसान को देता है, जिसकी वजह से आज इतनी भीषण समस्या बन गई है कि कुत्तों ने कई सारे बच्चों को या बड़े को काटा है, और बड़ा फेरोशियस डॉग्स वगैरह हैं जिनसे देखकर ही डर लगता है। तो उसके बारे में देखा जाए तो हमारी कुछ सामाजिक लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हर चीज़ का मैं देखा जाए, जितनी शिक्षा ज़्यादा हो रही उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें समाज में आ रही जो नहीं होना चाहिए, जिनसे दूसरे को किसी प्रकार का भी नुकसान होने की संभावना हो, जान माल का खतरा होने का संभावना हो, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। शिक्षा डज नॉट मीन हम अपने को किसी गलत दिशा में ले जाके किसी दूसरे का दिल दुखाएं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हमें देखा जाए सामाजिक बुराइयां, अगर सपोज हम इस सोसाइटी में रहते हैं, हमारे 100 फैमिली है, अगर हम कहें सारे काम सरकार करेगी तो मैं समझता वो संभव नहीं है। हमें अपने जहाँ रहते वहाँ के लिए अलग नियम कायदे बनाना चाहिए, और वहाँ रहने वाले लोगों का भी ये मोरल ड्यूटी बनती है कि अगर वो जन हितकारी कोई योजना बन रही है तो उस पर सब लोग अमल करें, उसका फॉलो करें, ताकि एक आदर्श सोसाइटी बन सके। और मैं कोशिश करता हूँ एटलीस्ट जहाँ मैं रहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें ना हो। क्यों पार्किंग की ज़बरदस्त किसी वक्त प्रॉब्लम थी, तो आज बहुत सारी समस्याएं पार्किंग की कई सोसाइटियों में सॉल्व हो गई हैं। इसी प्रकार ये जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको भी दूर किया जा सकता है अगर सब लोग एक विचारधारा के बने और कोशिश करें लगातार। तो मैं समझता हूँ कोई चीज़ असंभव नहीं है, थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। जिन विषयों पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं सर, उसमें शोध में पाया गया था कि बच्चों की शादी की जो एक उम्र होती है, अगर उस समय वो बंधन में बंध जाए तो शायद एक अलग परिवेश होता है। लेकिन कई बार क्या है कि जरूरी भी है, उच्च शिक्षा जरूरी भी है। उच्च शिक्षा ग्रहण करते करते बच्चों की आयु कुछ ज्यादा ही हो जाती है, उसके बाद जब शादी होती है तो फिर अपने आप को एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और फिर आजकल जो एक मित्रता का जो प्रचलन है, उससे भी कहीं ना कहीं व्यक्ति लगाव में रहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि इन चीजों की भी भूमिका है? वो उनका देखो, जब से मल्टीनेशनल कंपनी आए तब से हमारा कल्चर बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। क्योंकि राउंड द क्लॉक वो कंपनियों में लड़कियां खासतौर जॉब करने जाते हैं, लड़के भी जाते हैं, तो उनका दिन रात और देखा जाए उसके बीच का समय अलग अलग होता है। अलग अलग दोस्त बन जाते हैं, खान पान भी बदल जाता है, रहन सहन भी बदल जाता है, बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो हम देखा जाए हमारे जो आने वाले पीढ़ी है वो बिल्कुल पाश्चात्य कल्चर की तरफ जा रही है, चाहे उनका रहने का तरीका हो, खान पान का हो, ठीक है, या एक दूसरे से मिलने का हो, वो देखा जाए गलत है। वो हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो बहुत ही गलत है, और इस हिसाब से हम अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करने के बजाय खोने की दिशा में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में इस चीज़ को महसूस करेंगे। आपने देखा होगा, क्योंकि आज की तारीख में सब लोग इतने बिजी हैं, आपस में एक दूसरे से मिलने का समय ही नहीं होता है, और उसकी वजह से बहुत सारी बुराइयां समाज में पनप रही हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि कम से कम जो लोग घर पर रहते हैं, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद हैं या किसी और कारण से घर पर रहते हो, घर पर हर वक्त न रह के अपने को किसी न किसी कार्य में व्यस्त जरूर रखना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा दिन रहने के लिए, कल मैंने एक वीडियो देखा था, किसी ने भेजा था कि 5-6 टिप्स उन्होंने दिए हैं कि किस तरह से आप अधिक समय तक स्वस्थ रह सकें, जिंदा रह सकें। तो उसमें यही बात थी है कि अपने को हर वक्त किसी किसी कार्य में व्यस्त रखें, घर पर लगातार एक जगह ना बैठें, घूमते फिरते रहें, लोगों से मिलते जुलते रहें। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपका जीवन भी लंबा होगा और आप फालतू की चीज़ों में आपका ध्यान नहीं जाएगा, और हमेशा खुशहाल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो ये देखा जाए ऐसी चीज़ें हैं छोटी-छोटी जिनको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। मेरा एक और मानना है, ठीक है, ऑफिस में जब तक आप नौकरी करते हैं आप किसी पोजीशन में हो सकते हैं, लेकिन जिस समाज में, खासतौर जिन सोसाइटी में आप रहते हैं, मैं समझता हूँ ऑफिस टाइम के बाद वी आर ऑल इक्वल। तो वहाँ वो चीज़ नहीं होना चाहिए, मैं यार आपसे भी था, मैं पड़ोसी से क्यों बात करें, लेकिन वो भावना लोगों के मन से निकलती नहीं, जो बहुत ही गलत है।
और उसकी वजह से लोग अकेले पड़े रहते हैं। यहाँ एक्चुअली रोहिणी में एक पार्क है, वहाँ बहुत सारे सीनियर गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर्स आते हैं, वो किसी से बात ही नहीं करते हैं। तो एक्चुअली बताओ ना, वो भी गलत है। आपस में जहाँ बैठते हैं मिलजुल के बात करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। बहुत सारे दिमागी देखा जाए, कोई चीज़ अगर फिजूल की भरी हुई वो निकल जाती है, और आप हमेशा अपने को प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे जब लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, हिलें डुलेंगे। वो बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली जब बच्चा पैदा होता है उसके पास कुछ नहीं होता है, उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होकर उसके ज्ञान आता है। इसी प्रकार एक पर्टिकुलर अवस्था के बाद वो देखा है बचपन की हालत में आ जाना चाहिए, अगर वास्तव में सुखी रहना है और समाज में कुछ करके जाना है। अदरवाइज तो जैसे आए वैसे चले जाओ, तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना तो ये है, सर कीप योर सेल्फ बिजी एंड ट्राई टू गिव स्माइल टू अदर्स। सर पहले अक्सर ये होता था कि वो समय की मांग थी कि पुरुष कार्य में लीन रहते थे और महिलाएं अपना घर का सारा काम देखती थी, लेकिन बदलते परिवेश में क्योंकि शिक्षा को बढ़ावा मिला और एक समानता का जो अधिकार मिला, तो महिलाएं भी बाहर आकर के अपना हाथ बटाने लग गई और एक भागीदारी की भूमिका में आ गई। लेकिन उन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं और विभेद भी उत्पन्न होता है जो नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें कैसे दूर हो पाएगी? ठीक है, वो दोनों जॉब करते हैं, दोनों काम करते हैं इसलिए कि अपने आप को आगे बढ़ा सके, न कि द्वंद्वता उत्पन्न हो कि अगर मैं जॉब करता हूं तो आप भी जॉब करते। ये चीजें कैसे दूर होगी? ये तो देखो खुद सोचने से दूर हो गए। इसको कोई भी आपका ना तो पुलिस दूर कर सकती, ना कोर्ट कर सकती है। मैंने अभी कहा है कि समस्याएं जो हमारी खुद की उत्पन्न की हुई है, उनका समाधान भी हमारे ही पास है। टेम्परेली आपको पुलिस कर देगी, कोर्ट कर देगा, या और कोई इंस्टीट्यूशन कर दी, नहीं हो सकती। तो उसके बारे में तो हमें आत्मचिंतन करके उनका हल भी खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और मैंने कहा है कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो सके। मेरे पास बताओ ना, वाइफ हस्बैंड की 3-4 केसेज आए थे, हाईली एजुकेटेड लोग थे। 2-3 सिटिंग में उनका फैमिली बड़ा अच्छा खासा बस गया, ठीक है, और वो ठीक ठाक चल रहे। ऐसी बात नहीं, राइट टाइम पर अगर राइट किसी को एडवाइस दी जाए तो वो काम भी कर जाते, बशर्ते सुनने वाला भी उसको गंभीरता से सुने और अमल करे। तो असंभव कुछ नहीं, थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। एडजस्टमेंट बहुत जरूरी। शादी में क्या एडजस्टमेंट है? अगर वो कह दे भाई, जैसे वाइफ हस्बैंड की आपने बात की है कि जहाँ हाईली एजुकेटेड है, बताओ एक परिवार ऐसा था, दोनों वो 30,000 में जज थे, मियाँ बीवी, जाट भाई थे। बीवी कहती थी वो, भाई मैं नहीं करूंगा, हस्बैंड कहता मैं नहीं करता हूँ। कुछ दिन उनका चलता रहा, लेकिन बाद में ठीक ठाक चलता है, ऐसी बात नहीं। देखो शादी में एक एडजस्टमेंट है। मैंने बताया कि ऑफिस में आपकी पोजीशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन घर पर आप एक सिंपल हो जैसे बाकी लोग हैं। जब ये भावना अगर आपके अंदर आए तो किसी प्रकार को कोई विवाद घर पर होगा ही नहीं। और बाकी जहाँ तक मियाँ बीवी के रिश्तों में तू मैं थोड़ी बहुत सभी में होती है, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो। पढ़े लिखों मैंने देखा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसमें भी अगर वो वास्तव में चिंतन करें हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो भी धीरे धीरे चीजें हट जाती हैं समाज से। और उनमें भी एक देखा जाए परस्पर प्यार भी हो सकता है, मधुरता भी आ सकती है रिश्तों में, और लंबे समय तक उनका जीवन यापन भी ठीक ठाक चल सकता है। जो आजकल 6-6 महीने में डाइवोर्स हो रहे हैं, शायद वो स्थिति नहीं है। उसका मेन कारण ये है कि मैंने बताया था है कि जो मोबाइल है, मोबाइल पर सुबह शाम तक लड़के बिजी हैं, लड़कियां बिजी हैं। तो शादी के बाद जनरली जहाँ एक अविश्वास आता है कि एक लड़की सपोज आज शादी किसी से कर ली, और लड़के ने देख लिया यार ये तो लड़की इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करती है, हो सकता है उसके साथ तक कोई अफेयर ना रहा। इस तरह की जब भावनाएं आती हैं जिसकी वजह से डिफरेंसेज आते हैं, और वो देखा दरार धीरे धीरे पड़ते पड़ते बहुत बड़ी खाई बन जाती है, और उसके बाद डाइवोर्स में आ जाते हैं। आप कभी कोर्ट जाते होंगे, देखा होगा, मैंने देखा 6 महीने 1 साल के बाद एक गोद में बच्चा डाइवोर्स या लड़की की तरफ से होता है या लड़के की तरफ से होता है, जो नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बुराई आज के देश में जो देश में है, और इसका मैं समझता हूँ हम सब खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारा समाज जिम्मेदार है, उसके लिए कोई भी देखा जाए अथॉरिटी या कोई भी सरकार जिम्मेदार नहीं। तो उसका समाधान हमें को ढूंढना पड़ेगा। है कि एक तो भाई जब मॉडर्न एजुकेशन लेने के बाद
अपनी थिंकिंग को बदलना पड़ेगा, जैसा विदेशों में है। अगर हमारी थिंकिंग अभी भी दकियानुसी, आज मैंने अखबार में पढ़ा, एक कोई मुसलमान लड़का था, उसकी शादी हो गई, 2 बच्चे भी थे, उसका किसी कॉफ़ी हाउस में एक लड़की थी, उससे अफेयर हो गया और उस लड़के को उसने मार दिया। क्यों? वो लड़का उससे शादी करना चाहता, उसने मना कर दिया है कि तेरी शादी हो चुकी भाई, मैं शादी नहीं कर सकती। और इसी बात में उस लड़के ने कहीं बाहर ले गया, उसका मर्डर करके फेंक दिया। तो मतलब इस तरह की चीजें हो रही जो नहीं होना चाहिए। एक बड़ा ही सारगर्भित प्रश्न है सर। सरकार, राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारों अपने अपने तरीके से जनहित के लिए कार्य करती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, चाहे शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य की बातें, लेकिन आम लोगों को एक जो कहते हैं सिविक सेंस नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती है हिंदुस्तान में कि सरकार किए जा रही लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता है। क्या नहीं लग रहा है कि सरकार को इस दिशा में सख्त कदम उठाने चाहिए? सिविक सेंस सेल्फ से आता है। सिविक सेंस कोई किसी को सिखा नहीं सकता है। हम सिर्फ बात करते हैं अपने अधिकार की और कर्तव्य की बात नहीं करते। तो जब कर्तव्य करना आपकी जिम्मेदारी है तो उसको सिविक सेंस की जहाँ तक बात है, कौन सिखाएगा? एक कल्चर, मान लो सोसाइटी में आप रह रहे हैं, वहाँ के कई सारे नियम है। अब जैसे हमारे मान लो यहाँ पर सोसाइटी के अंदर स्टेयर केस है। स्टेयर केस कॉमन एरिया में आता है, उसमें भी लोग सामान रख लेंगे, शू केस वगैरह रख लेंगे, कुत्ते घुमाएंगे, पोटी कराएंगे। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। पढ़े लिखे समाज में लोग ऐसा कर रहे हैं तो उसको कौन सुधारे? बताओ, आपको कोई अथॉरिटी आके उनको रोके भाई आप ऐसा, वो तो संभव नहीं। तो सिविक सेंस सेल्फ से आता है और हमें खुद रियलाइज करना चाहिए। अगर किसी भी विदेश में आप जाओ, एक्चुअली हम दुबई लास्ट ईयर गए थे, तो वहां देखा रोड के ऊपर कहीं भी आपको गंदगी नहीं मिलेगा, वहां कोई पुलिस वाला नहीं है। मजेदार चीज, यहाँ हर चौराहे पर पुलिस वाला खड़ा होगा। और दिल्ली में समझता हूँ, तिरुपति में लास्ट ईयर गया था, वहां देखा जाए इतनी साफ जगह है, साफ सुथरी, शायद किसी शहर में नहीं देखा है। ठीक है, जबकि दिल्ली में देखा जाए किसी इलाके में निकल, सबसे ज्यादा जब हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है स्वच्छ भारत अभियान का, और जहाँ पर केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी है, यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी है, लेकिन गंदगी की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं। इसको दूर कैसे किया जाए? एक दूसरे को ब्लेम गेम चलता रहता है। वो कहते हैं भाई एमसीडी करे, एमसीडी कह रहा भाई राज्य सरकार करे, राज्य सरकार करे, केंद्र सरकार करे। तो ये सबको मिलके ये काम करना चाहिए। और जहाँ तक पुलिस और प्रशासन की बात है, मैं तो एक्चुअली बताऊं, यहाँ पर क्वार्टरली हमारे डीसी के साथ मीटिंग्स होती है, उसमें यही कहता था, ये ब्लेम गेम के बजाय आप पुलिस और आपका एमसीडी के अधिकारी दोनों मिलके क्यों नहीं सफाई के ऊपर ध्यान देते? तो उसके बाद मैं समझता हूँ अगर ऐसा करें तो शायद सफाई भी हो सकती है और जो इंक्रोचमेंट फुटपाथ के ऊपर वो भी दूर हो सकता है। और ये हमारा देखा जाए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर चल रहा है, क्योंकि मैं कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। जो हमारे सहकारिता कानून है, इसको भी सरलीकरण की जरूरत है, ताकि कम से कम कोऑपरेटिव में अगर किसी ने मकान कहीं बुक करा रखा है या लिया है तो उसको समय से मिल जाए। मैंने देखा दिल्ली के अंदर बहुत सारे भवन बने पड़े हैं, 5-5, 10-10 साल पुराने, लेकिन उनका अभी तक मेंबर्स को अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा। अलॉटमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने पता किया, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक ही ऑफिस है दिल्ली में, पार्लियामेंट स्ट्रीट में, तो वहां पर बहुत सारे अधिकारी नहीं है, स्टाफ नहीं है। जब भी वहां पर लोग जाते हैं पता लगता है वहां सीट पर कोई था ही नहीं, जिसकी वजह से कई कई सालों तक फाइलें पड़ी रहती हैं और वो क्लियर नहीं पाती। लोग जो है पिलर टू पोस्ट बेचारे भागते रहते हैं, एजिड लोग भी जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से देखा जाए उनका मकान का सपना आखिर तक लंबे समय तक अधूरा सा रहता है। उस पर भी सरकार को एक गंभीरता से कोई कदम उठाने चाहिए, ताकि आने वाले जो मकान के हमारे बेचारे उम्मीद लगाए बैठे उनके सपने साकार हो सके। और जहाँ स्टाफ की जरूरत है, मैं थाने में कभी कभी जाता हूँ, थाने वालों से पूछो
वो एसएचओ साहब ये कहते साहब हमारे पास स्टाफ नहीं। स्टाफ कहाँ होता है? वो या वीआईपी सिक्योरिटी में होता है या कोर्ट में लगा होता है। तो आम आदमी के लिए मैं देखता हूँ कुछ भी सुविधाएं जो सरकार ने मुहैया कर रखी हैं वो उन्हें नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से एक आदमी सफर था, है और मैं समझता कल भी रहेगा। तो इस पर भी सरकार को चिंतन करना चाहिए। चिंतन लेके देखा जाए, समुचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि एक आम आदमी जिनके लिए सरकार चुन के मतलब उन पदों पर भेजती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे डेमोक्रेसी में जनता ही सरकार चुनती है और जनता ही अगर परेशान रहे तो मैं समझता देश के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। और इस पर भी सरकारों को समुचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि एक आम आदमी भी उन सुविधाओं का लाभ उठा सके जिसकी उसे मतलब काफी लंबे अरसे से प्रतीक्षा रही है। बड़ी अच्छी बातें कही सर आपने सहकारिता की। देश के गृह मंत्री ही देश के सहकारिता मंत्री और पहले सहकारिता मंत्री है। बड़ी चर्चा चलती है उनकी गृह मंत्रालय को लेकर के, उनकी कार्यशैली को लेकर के। क्या लग रहा है उनको थोड़ा सा सहकारिता, क्योंकि सहकारिता वो चीज है जिसमें जन भागीदारी होने के बाद देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा, लोगों को एक भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। उनको इस ओर ध्यान दे करके कुछ इस आंदोलन को बढ़ावा देना चाहिए और सहकारिता से, कोऑपरेटिव से जो जुड़े अधिकारी हैं उनको अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए इन कार्य के प्रति। क्या लग रहा है आपको? एक्चुअली मैंने कहा इस बार जो ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 चल रहा है और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे प्रोग्राम्स ये कर रहे हैं। तो मेरा एक्चुअली यही एक प्रश्न था कि सहकारिता ईयर में जो एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता ईयर पूरे देश में मनाया जा रहा है, सहकारिता से जुड़े जितने भी पेंडिंग इश्यूज हैं तो हमारे गृह मंत्री जी को, जो एक देखा जाए राजनीति के चाणक्य उनको कहा जाता है, तो बहुत सी छोटी बात उनके लिए है। एक मुझे पता लगा कोई रूल 90 कमेटी बनाई हुई है। दिल्ली सरकार ने 2003 का जो नया अमेंडेड एक्ट आया तो उसके अंदर प्रोविजन किया है कि जो मेंबर किसी सोसाइटी का बना हुआ था और वो सोसाइटी मान लीजिए 2021 में या 20 में कंप्लीट हो गई, कंप्लीट हुआ, डीडीए ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस से एक मेंबर्स की वेरीफाइड लिस्ट डीडीए को जाती है, वो अगर डीडीए को नहीं गई क्योंकि रूल 90 कमेटी का क्लियरेंस नहीं मिल पाया, 3-3, 4-4 साल तक रूल 90 कमेटी की क्लियरेंस के लिए फाइलें पड़ी रहती हैं, क्यों उसमें सहकारिता जो सचिव है उनका अनुमोदन बहुत जरूरी होता है, वो उसके कमेटी के चेयरमैन होते हैं, जिसकी वजह से फाइलें न जाने से 4-4, 5-5 साल अलॉटमेंट में फ्लैट बनने के बाद लग जाते हैं। तब तक वो फ्लैट देखा जाए उनका प्लास्टर झड़ने लगता है, वाइट वाश झड़ने लगती है या और कई तरह के डिटेरियोरेशन होने लगते हैं और मेंबर बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो उस पर कोई भी देखा जाए ऐसा नियम बने ताकि उसका सरलीकरण किया जा सके, लोगों को विद इन 5-6 मंथ मकान मिल सकें। इस तरह की कोई सरकार को लाके अमेंडमेंट की जरूरत वो करें। और मैं समझता हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री इस पर विचार करके इस चीज को कर सकते हैं। इनके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। जब धारा 370 कश्मीर से हटा सकते हैं तो ये तो छोटी सी बात है दिल्ली के लिए। मेरा ख्याल दिस इज जस्ट लाइक ए ड्रॉप इन द ओशन। तो इसको करके लोगों को सुविधा की बात करनी चाहिए, सहकारिता मूवमेंट को बढ़ाना चाहिए और सहकारिता ये बहुत बड़ा देखा जाए पब्लिक को एक बोनांजा होगा जो सरकार को देना चाहिए। चलते चलते एक बहुत ही सार्थक सवाल आपसे, क्या उन पेरेंट्स को अपने बच्चे जो भविष्य है जिनको आप सींच रहे हैं ताकि आने वाले समय में सब कुछ उन्हीं के हाथों में है, उनको पाश्चात्य चीजों को छोड़ करके अपनी संस्कृति सिखाने की आवश्यकता नहीं है? नमस्ते प्रणाम ये कहने की आवश्यकता हाय हेलो के बजाय? बिल्कुल है। अभी एक्चुअली मैंने बताया था ये आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो अभी इस पर भी हमारे विधायक जी ने और पूर्व विधायक जवान अग्रवाल जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, विजेंद्र गुप्ता जी भी थे उसमें, स्पीकर साहब, इनके जो देखा जाए महासचिव बीजेपी के भी आए थे केंद्र के, और उन्होंने ये बात है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपने देश की बनी हुई चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ा छोटी सी बात है, पहले घर पर जो भी
रोटी दाल बनती थी उसको खाते थे। लेकिन आजकल उस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। लोग कहते बच्चे नहीं खाते। उनसे अगर कोई पूछे यार बच्चों की आदत किसने डाली? भाई पहले भी हम ज्यादातर लोग गांव के रहने वाले, घर पर जो भी खाना बनता था वही बड़े भी खाते थे, बच्चे वही खाते थे। अब बच्चों को जब शुरू से ही भाई खुद मार्केट से मंगा के चीजें खुद खाओगे खिलाओगे तो घर की बनी हुई तो खाएंगे नहीं। तो भाई इस पर भी इसी प्रकार जो एक शिष्टाचार की बात है कि घर पर आए उससे नमस्ते प्रणाम पैर छूने की आदत। मैं तो जब पढ़ता था भाई सारे बच्चे स्कूल जाते सबसे पहले टीचर के पैर छूते थे। और 8वीं तक जब मैंने किया, मेरा मिडिल वो भी बोर्ड का एग्जाम था, 5वीं बोर्ड का था, 10वीं बोर्ड था, तो वो चीजें थी वो धीरे धीरे बिल्कुल बैनिश हो गई। उस समय शायद अंग्रेजी शिक्षा इतनी नहीं थी। अब वो अंग्रेजी शिक्षा आने के बाद धीरे धीरे बिल्कुल विलुप्त होती जा रही, जो हमारे देखा आने वाली संस्कृति के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है और उससे हमें अपने को दूर रखना चाहिए। सभी पेरेंट्स से मेरा निवेदन होगा, अपील होगी है कि बच्चों को ये संस्कार सिखाएं कि अपनी संस्कृति को ना भूलें, ठीक है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से नमस्ते प्रणाम चरण स्पर्श जो भी है उन चीजों को फिर अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं, ताकि हमारी संस्कृति जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है वो फिर एक नया जीवन प्राप्त करके हमारे देश की गरिमा को बढ़ाए रखने में मदद करे। डॉक्टर साहब ने बताया कि आप ही वो कड़ी हैं, क्योंकि आप हैं परिजन, बच्चों के माता पिता। आप ही अपने बच्चों को संभाल सकते हैं, किसी और से अपेक्षा न रखें। डॉक्टर साहब ने हमारे द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्नों का, क्योंकि आज का विषय बहुत ही सारगर्भित था, जो समाज में विघटन चल रहा है, विघटन की ओर समाज बढ़ रहा है, उन पे चर्चा होना, सार्थक चर्चा होना, आगे आना, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। किसी अगले एपिसोड में किसी अन्य विषय को लेकर के किसी अन्य शख्सियत से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहें लोकतंत्र की बुनियाद। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।